नमस्कार दोस्तों, मैं चक्रपाणी आपके साथ हूं और आप देखना शुरू कर चुके हैं वर्ल्ड हेडलाइन। दोस्तों, कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है और साहित्यकार समाज का निर्माता। एक साहित्यकार जिस तरह से चाहता है, जो कुछ लिखता है, जो कुछ गढ़ता है, वही हमारे लिए एक आदर्श बन जाता है, हमारी परंपराएं बन जाती हैं, हमारी मर्यादाएं बन जाती हैं और उन्हीं आदर्शों के तहत समाज का निर्माण होता है। चाहे कृष्ण की बात करें या भगवान राम की, मर्यादा पुरुषोत्तम की, चाहे हम गीता की बात करें या सीता की बात करें, चाहे द्रौपदी की बात करें या अहिल्या की बात करें, चाहे सावित्री की बात करें या अनसुईया की बात करें, समय समय पर देश में, काल में अपने अपने परंपराओं से निकले हुए ये लोग, चाहे रैदास रहे हों या कबीर रहे हों, तुलसी रहे हों या जायसी रहे हों, ये तमाम लोग हमें एक नई परंपरा देके गए, नया साहित्य देके गए और अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार, अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार, अपने अपने अध्ययन, मनन और चिंतन से जो कुछ इन्होंने गढ़ा, जो कुछ इन्होंने समझा, जो कुछ इन्होंने लिखा, वो आज समाज के लिए दर्पण है, समाज के लिए आईना है, समाज के लिए परंपरा है, समाज के लिए एक सोच है और समाज आज भी उस पर काम करता है। तो साहित्य ज़िंदगी में अपना मुकाम रखता है। मुझे एक शायर की पंक्तियाँ याद आ रही हैं। उन्होंने कहा था कि जिस कौम की अपनी कोई तहज़ीब नहीं होती, उस कौम को इतिहास भी नज़रअंदाज करता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका साहित्य नहीं है तो आपका समाज नहीं है, और समाज नहीं है तो ना आप हैं ना हम हैं। मेरी मुराद है आज एक ऐसे कार्यक्रम में मैं आपको लेके चलता हूँ, ऐसी शख्सियत से रूबरू करने जा रहा हूँ जिन्होंने अपनी उम्र के इस तीसरे या चौथे पड़ाव पर अपने आप को स्थापित किया है। बहुत एक सामान्य परिवार में पली बड़ी और फिर उच्च शिक्षा तक पहुंची, उसके बाद समाज में कलम उठाई और साहित्य गढ़ना शुरू कर दिया। उन्होंने करीब 9 उपन्यास लिखे, उन्होंने 16 कहानी संग्रह लिखे। इसके अलावा जो पता लगा है 3 काव्य संग्रह उनके आए। इसके अलावा 2 व्यंग्य संग्रह उनके आए और उन्होंने समाज को ऐसा साहित्य दिया है जिसको समाज ने पहचाना है, जिसने समाज को स्वीकारा है। मेरी मुराद है डॉक्टर सुधा गोयल से। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में जन्मी सुधा गोयल आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हमारे साथ हैं तो बाकी बातें उन्हीं से करते हैं और जानते हैं सुधा गोयल को कि उनकी साहित्य की यात्रा कैसी रही और साहित्य से समाज को क्या मिलता है, उनका क्या दृष्टिकोण इस बारे में है। तो आइए सीधे चलते हैं सुधा गोयल के पास। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका वर्ल्ड हेडलाइन पे मैम। सबसे पहले तो मैं आपको साधुवाद दूंगा कि आपने हमको समय दिया और कीमती समय में से आपने वक्त निकाला और वर्ल्ड हेडलाइन के लिए जो आप यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं, हमारे तमाम दर्शक आपका स्वागत करते हैं। आप एक अच्छी जानी पहचानी साहित्यकार हैं, तो मैं चाहता हूँ सबसे पहले मैं आपका परिचय आपसे जानना चाहता हूँ। जो परिचय आप देना चाहती हैं आज समाज को दीजिए। मतलब जी, अपना परिचय दीजिए, आप कौन हैं? देखिए, ऐसा है, बहुत छोटी थी, याद आता है मुझे। अखबार आया करता था हमारे यहाँ, नवभारत टाइम्स। छोटे छोटे कॉलम उसमें हुआ करते थे, पहेलियाँ हुआ करती थी, तो मैं अक्सर पहेलियाँ भर के भेज देती थी। बाल भारत होता था, बाल कविताएँ या बाल कहानियाँ होती थी, वो भी छोटी छोटी लिख करके आज भी है मेरे पास रिकॉर्ड में, उस समय के नवभारत टाइम्स। ये सन
55-56 की बातें हैं। और जब मुझे सबसे पहली बार 25 रुपये पारिश्रमिक के मिले एक बाल कहानी पर नवभारत टाइम्स की ओर से, पहला पारिश्रमिक एक बच्ची के नाम, जी सोचिए उसके खुशी कितनी रही होगी बेशक बेशक। कि इस कलम से ये सम्मान भी मिल सकता है। जी पहली बात ये मेरे मन में आई। मैं आपको रोकते हुए मैं एक बात जानना चाहता हूँ। आप एक महिला हैं, नारी शक्ति हैं, आपने जीवन की एक बड़ी यात्रा देखी है, आप साहित्यकार भी हैं, आप एक गृहिणी भी हैं, आप एक माँ भी हैं और आप एक सास भी बन चुकी हैं, तो आप और दूसरा आप दादी भी हैं। मैं सबसे पहले अगर आपको समझना चाहूँ, आपसे जानकारी हासिल करना चाहूँ, तो सबसे पहले आप अपना क्या परिचय देंगी? आप एक माँ बहुत अच्छी हैं, आप एक सासू माँ बहुत अच्छी हैं, ये तो बच्चे ही बताएंगे, मैं क्या बताऊंगी या किसको एक कैसे साहित्यकार। अच्छी लगती आप अपना परिचय किस रूप में जानना चाहती हैं? समाज को क्या बताना चाहती हैं आप? है। ये तो समाज ही निश्चित करेगा ना, मैं कैसे बताऊं कि समाज को क्या अच्छा लगा है। चलिए। बाकी मैं लिखती हूँ कि नहीं लिखती है, उतना है, हाँ। उतना लिखा है मैंने, उस तरह का लिखा गया है मुझसे जो किसी को लाभ पहुंचाए, समाज को लाभ पहुंचाए, समाज में समझे उसे। मैं चाहती हूँ एक ऐसी पहचान समाज मुझे खुद दे, बजाय इसको कि मैं खुद बताऊं कि मैं क्या हूँ। देखिए बहुत छोटी सी बात है, जिस समय जिस परिवार से या जिस समाज से मैं हूँ, जिस समय से महिलाओं की स्थिति बहुत पुअर थी, बहुत ख़राब थी। लड़कियों को पढ़ने नहीं जाने दिया जाता था, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। यानी घर की दहलीज पार नहीं करने देते थे। जी तो मुझे मालूम है कि मैंने एक एक क्लास कैसे आगे बढ़ के पार की। अच्छा, आपको एक चीज़ बहुत ख़ास बात बताती हूँ। देखिए परिवार में बहुत बड़ा परिवार होते थे उस समय, सभी लोग थे, हम भी 7 भाई बहन थे। एक तकिया कलाम था मेरी माँ का, उसका जिक्र ज़रूर करूँगी मैं। कोई भी गलती होती तो वो कहती गर्दन काट के बहा दूँगी, गर्दन काट के बहा दूँगी। ये माँ कहती थी? माँ कहती थी, गंगा के किनारे हमारा घर है, अनूप शहर की बेटी हूँ मैं। जी। तो उनकी ये बात किसी को बुरी नहीं लगती थी, सब बिल्कुल कॉमन समझते थे, पर मुझे सहन नहीं होती थी। मैंने कहा क्यों लड़कियों की गर्दन ही क्यों काटोगी आप, बेटों की गर्दन क्यों नहीं काटती कभी? उस छोटी सी 12 साल की बच्ची ने ये सवाल पहली बार पूछा था। जी। तो इसका उत्तर मुझे तमाचे से मिला, चाटा पड़ा गाल पे कि भाई की गर्दन कटवाएगी। उस समय जो प्रथा थी पुरुष प्रधान थी, लड़कियों की बिल्कुल अहमियत नहीं थी, पढ़ाई लिखाई में किसी बात में किसी भी रुचि में नहीं थी। ये हम जानते हैं कि कैसे झेला उस स्थिति को। गांव की लड़कियां तो वैसे भी नहीं निकलने देते थे घर से बाहर। कैसे हम स्कूल तक पहुँचे। मेरे पिताजी राजनीतिक थे, कांग्रेसी थे पक्के। वो अपना राजनीतिक, देखिए ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि स्त्री शिक्षा को लेकर के उन्होंने सोचा मैं अपना वोट बैंक बना रहा हूँ। देखिए बहुत आज ऐसी बात मैं आपको बता रही हूँ, साहित्य के साथ साथ उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया पिताजी ने आगे, माँ के विरोध के बाद भी मुझे स्कूल तक, कॉलेज तक, डिग्री कॉलेज तक उन्होंने मुझे शिक्षा दिलाई। और अपने साथ भी जहाँ वो जाते थे राजनीतिक मीटिंग में साथ लेके जाते थे। अपना बहुत सारा काम अपना वो इलेक्शन के दौरान कराते थे। हम लोग घर घर वोट मांगने भी उनके लिए जाने लगे थे। मैं आपको यहाँ ये चीज़ें हमने सीखी ना, ये हमारे लेखन में आई, हमारी कलम में आई। हमने सीखा कि हम समाज में कैसे रह रहे हैं, राजनीति क्या है। राजनीति पे हम बात करेंगे, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ साहित्य में भी राजनीति आती है। आप साहित्य को भी बिना राजनीति के कैसे ले सकते हैं? और क्या क्या आता है साहित्य में? साहित्य में आप देखिए क्या है, आप देख रहे हैं पूरी अच्छी तरह से कितने बात बने हुए हैं, कितनी राजनीति है, क्या सब चल रहा है। साहित्य अछूता कहाँ है? आप कुछ मोबाइल पे देखिए, आप जिसको लाइक कर देंगे वो आपको लाइक कर देगा, आप जिसका कमेंट कर देंगे वो आपको कमेंट कर देगा, वरना नहीं करेगा, देख के आगे निकल जाएगा। अभी आप बता रही थी कि राजनीति में आपका परिवार था, आपके पापा थे, आपके पिताजी थे। हमने सीखा ना, उनसे सीखा ना बहुत कुछ। क्या आपके साहित्य में वही सब चीज़ें आई हैं? नहीं, वही चीज़ें तो नहीं आई, लेकिन वो भी आई हैं।
जो समाज ने मुझे दिया, जो मुझे समाज ने सिखाया, जिस तरह से समाज में मैं बड़ी पली, जिस तरह से संघर्ष किया पढ़ने के लिए, वो चीज़ एक अलग है, माने रखती है। आपने एमए वैसे ही कर ली? मैंने एमए अपनी बेटी के साथ की। ताजुब होगा आपको, बिल्कुल, बेशक। 20 साल बीच में छूटे। पहले खाली ग्रेजुएशन की थी जी सन 66 में, जी। उसके बाद 20 साल का गैप आया। बेटी के साथ एमए किया, बेटी ने भी एमए किया था, मैंने भी उसके साथ एमए किया। वापस लौटते हैं बचपन में। अभी चलिए। आपने कहा कि बेटियों को दहलीज पार नहीं की जाने करवाई जाती थी और तमाम तरह की बंदिशें थीं, तो क्या ऐसी बंदिशें आपने भी झेली? आप तो संपन्न परिवार में रही हैं। नहीं, बहुत सारी बंदिशें झेली। जैसे? जैसे घर थे, हम स्कूल जाते थे तो हमारे साथ एक मेड जाती थी, वो हमें छोड़ के आती थी, वही हमें लेके आती थी। तो इसे बंदिश मान रही हैं आप, क्या सुरक्षा को? माने, क्या माने, सुरक्षा माने? सुरक्षा है? क्यों? बंदिश कैसे? ये भी नज़रिया हो सकता है। नहीं, आपने इसको। बंदिश और सुरक्षा जी। दोनों चीज़ें फासले तो हैं, अंतर तो है, फ़र्क तो है इसमें। डिफाइन करेंगी आप इसे? इसमें फ़र्क बताएंगी? बंदिश और सुरक्षा। हाँ, बंदिश और सुरक्षा जिसे कह सकते हैं, बहुत थोड़ा सा फ़र्क, हल्का सा फ़र्क अगर आप देखें तो। बंदिश ये है कि बच्ची को बिना आज्ञा के एक कदम भी आगे नहीं जाना है, जितना भेजा है नौकर के साथ उतनी दूर जाना है, उतनी दूर से लौट के आना है। ये बंदिश है, अच्छा, तो बंदिश है क्या ये। आप ये चाहती हैं कि आज जो कल्चर है, समाज का जो आज कल्चर है, जैसे लिविंग पार्टनर होते हैं और तमाम तरह के अपवाद देखने में मिलते हैं, तमाम तरह की वारदातें देखने में मिलती हैं, तो क्या आप इसको अच्छा समझती हैं? नहीं, अच्छा तो नहीं समझती, लेकिन ये पहले भी था। पहले पहले ऐसा नहीं कहाँ था, था? पहले कहाँ लिविंग वगैरह था? पहले। आज लड़कियां कहिए, औरतें कहिए, कुछ भी कहिए, वो अपने आप को छुपा कर नहीं रखती, जो करती हैं सामने करती हैं। ओके। पहले सारी चीज़ छुप के पर्दे के पीछे हुआ करती थी। मतलब आप कहना चाहती हैं कि हाँ, पहले। पहले भी ये था। आप अपना पुराण साहित्य पढ़िए, आप बताइए कब लिखा गया था। मैं तो बहुत पुरानी बात आपसे कर रही हूँ, जरा उसको पढ़ के देखिए कि उसमें क्या है। मैं चाहता हूँ आप स्पष्ट करें, आप साहित्यकार हैं, आप लेखिका हैं। उस पर रहने दीजिए। उस नहीं विषय पे नहीं मैं नहीं नहीं। आपसे बात करती हूँ। देखिए, आपका शिव पुराण पढ़िए, या आप जो भी आप पढ़ना चाहते हैं। मैंने तो बहुत पढ़ा है, स्टडी किया है, और 2 किताबें भी इस पर लिखी हैं मैंने, पुराण साहित्य को लेकर के। तो जिस तरह का उसमें सेक्स है, जी वह कोई संबंध नहीं है स्त्री से एक सेक्स के अलावा। जी। आपका पुराण साहित्य में ब्रह्मा ने अपनी बेटी के साथ रेप किया, सरस्वती के साथ। बड़ी फेमस घटना है ये। इंद्र की जितनी घटना है सारी इसी तरह की हैं। तो आप ये कहना चाहती हैं कि जो हमारा साहित्य है, हमारे जो शास्त्र हैं, वो अपवादों से भरे पड़े हैं? बिल्कुल, आप खोल के पढ़ के देखिए, ध्यान से देखिए, ज़रा पढ़िए अच्छी तरह से, तो आपको लगेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं और किस काल के लिखे हुए हैं। मैं जहाँ तक सोचती हूँ, मैं नहीं कह सकती कि ऋषि मुनि क्या कहते हैं और ये किस काल के लिखे हुए हैं, लेकिन जो हमारा हिंदी साहित्य का तीसरा काल है, रीतिकाल। रीतिकाल में उस तरह की रचनाएं बहुत हुई और बेहिसाब हुई। तो मुझे सारा पुराण साहित्य लगता है कि ऐसे रीतिकाल में लिखा गया हो। आप ये कहना चाहती हैं कि वो सब एक तरह से अपनी मानसिक कुंठाएं निकाल, कुंठाओं को हाँ, निकालने के लिए था, निकालने, हाँ। या उसमें कहीं ना कहीं सिर्फ सेक्स था, उसको ही प्राथमिकता दी जाती थी? बिल्कुल सही बात है। तो फिर तो आप अजंता एलोरा पे भी आपने काम किया होगा, देखा होगा। बिल्कुल उसको देखा है। लोग बड़े ही धार्मिक और सनातनी धार्मिक नहीं है वो, पृष्ठभूमि से देखते पर हैं। धार्मिक कहाँ है? अजंता है, एलोरा, या आपका खजुराहो चले जाएं हम, तो चीज़ें ये मेरे ख्याल में बहुत पहले की बात है। उस समय कहते थे, ये उसका इतिहास है, बताते हैं
कि उस समय जनरेशन कम हो गई थी, आबादी कम हो गई थी, हम्म लोग महत्व नहीं दे रहे थे। हम्म। तो उस समय के जो राजा थे, देखिए नाम भूल रही हूँ उस समय में, उन्होंने इसलिए ये भित्ति चित्र इस तरह के बनवाए कि लोगों के अंदर ऐसी फीलिंग्स आए हम्म। जी। और ये जो समाज है आगे बढ़े, हम्म। ये इसलिए इनका निर्माण हुआ। क्या उसको आप लेकिन एक वैसे इस शिल्प को ना मैं बहुत तारीफ करती हूँ, जिस कलाकार ने भी बनाया। हम्म मैंने देखा है बहुत करीब से जा करके इस चीज़ को, हम्म और मुझे लगा है कि ये अपनी अपनी सोच और समझ है। हम्म कौन आदमी कौन व्यक्ति किस नज़र से कैसे देखता है, हम्म पर अगर आज आप हम उसे शिल्प की दृष्टि से देखते हैं हम्म। तो ऐसा शिल्प निर्मित करना बहुत बड़ी बात है। आप उसे क्या कहना चाहेंगी, भक्ति भावना, शिल्प, या फिर मैं कह सकता हूँ एक एजुकेशनल पृष्ठभूमि से आप उसको देखेंगी? नहीं, भक्ति भावना तो उसमें नहीं है कहीं भी। तो उसको क्या एजुकेशन में आप मापना चाहेंगी? उसको देखा जाए तो सेक्स के रूप में देखा गया है, जितना भी है, सारे जितने भी चित्र हैं सब सेक्स से संबंधित हैं। बहुत सारे साहित्यकारों ने उस पर बातचीत की है, लिखा भी बहुत अच्छे, उपन्यास भी लिखे गए हैं, किताबें भी लिखी गई हैं, ऐसी बात उन नहीं है, सब ने मैंने बहुत उसको कुछ पढ़ा है। एक तरह से यौन शिक्षा के रूप में देखा है, हाँ, सेक्स मैं एजुकेशनल। वही कहना चाह रही हूँ आपसे जी। कि वो यौन शिक्षा के रूप में ही है, और इसीलिए उनका निर्माण भी किया गया कि उस समय आबादी बहुत कम हो गई थी, लोग रुचि नहीं ले रहे थे इस विषय में, और तो ये निर्माण उस समय के राजा ने कराया। अभी आपने कहा कि अजंता एलोरा का जिक्र चला, तो आपने बताया कि सेक्स एजुकेशन है, उसमें उसी चीज़ को दर्शाया गया है। तो फिर वहाँ सब जगह मंदिर देखने को मिलते हैं, वो मंदिर के रूप में ही तो बनाए हैं जितने भी चीज़। फिर मंदिर क्यों है? मुझे आखिर आखिर मंदिर में लोग पूजा करने जाते हैं, सनातनी लोग पूजा करने वहाँ जाते हैं, पूजा थोड़ी होती है। वहाँ नज़दीक में मंदिर है। अगर दिखाया जाए तो उसमें कई कई जगह देखने में अजंता एलोरा में आता है कि वो शिव और पार्वती को दर्शा रहे हैं। यहाँ खजुराहो में भी हैं, हाँ मंदिर बना रखे हैं उन्होंने, जैसे बराह रूप में है भगवान, जी, उनका मंदिर बनाया हुआ है उन्होंने, ऐसे उन्होंने मत्स्य रूप में वही है, वही वही मैं चीज़। कह रहा हूँ। तो आप लोगों को जोड़ें कैसे आने के लिए वहाँ? तो उसको एक भक्ति, आप कहना चाहती हैं कि भक्ति का रूप दे दिया गया? भक्ति का रूप दे दिया गया कि लोग आए देखें, इसे भी समझें और इसे भी समझें। चलिए फिर एक बार पीछे लौटते हैं। जो जिस पृष्ठभूमि से आप आती हैं, या हमारे अब से पहले 10-20 साल 50 साल पहले समाज में जो कुरीतियाँ आपने जिक्र किया कि थीं और हैं, और पहले भी सुरक्षा नहीं थी, ऐसा कुछ उदाहरण आपको याद आ रहा है? आप कहती हैं कि अभी यहाँ सब कुछ ओपन हो जाता है, क्राइम पहले भी था, इस तरह का दुराचार पहले भी था, इस तरह का शोषण पहले भी था। अब आप देखिए ना, कितनी छोटी बच्चों की शादियाँ हो जाती थी पहले, मुगल पीरियड में क्या था, उठा उठा करके ले जाते थे। आज बच्चियों के साथ में किडनैपिंग होती है, आज भी तमाम तरह के दुराचार होते हैं, बिल्कुल तो होते इससे हैं। तो बढ़िया वही था। वही था जब बच्चों की जल्दी शादी कर देते थे, हम्म। है नहीं, ये फीलिंग उस समय थी, क्योंकि तो आप ये कहना feeling- क्या आप कहना क्या चाह रही हैं, एक साहित्यकार के रूप में आप किस दृष्टि से देखते हैं? जब तक माना किसी बाल विवाह कर देना आपकी निगाह में ठीक है? नहीं, मेरे निगाह में बिल्कुल ठीक नहीं है बाल विवाह करना। तो अपराध तो उस समय भी हुआ। उस समय भी होते थे, हाँ, उस समय भी होते थे और आज भी हो रहे हैं। किसी की मानसिकता हम कैसे बदलें, ये एक मानसिकता का सवाल है, ये एक विचार का सवाल है। बहुत सारे लोग इतने विचारवान होते हैं, इतने कि उन्हें कोई चीज़ छू ही नहीं पाती, और आज इतना कुछ बच्चों के सामने जो सिलेबस है, जो भी कुछ चीज़ है, जो पिक्चर हैं, जो मोबाइल हैं, जो चीज़ देखते हैं, वो चीज़ बहुत चीज़ें ऐसी हैं बच्चों के सामने जो उन्हें नहीं देखनी चाहिए थी, पहले अब नहीं देखिए, थी। आपने मोबाइल का जिक्र कर दिया। मोबाइल में तमाम तरह की जो मैं कह सकता हूँ बेकार की चीज़ें हैं, तमाम तरह का गंद है, वो आज मोबाइल में है। कई बार बच्चों के सामने मोबाइल को हाथ लगाते में भी झिझक होती है, पता नहीं कब कौन सी रील आ जाए, कैसी अटपटी बातें आ जाएं, उसमें अश्लीलता आ जाए। तो इससे तो बढ़िया ये है कि क्या जो चीज़ बच्चे छुप के देखते हैं, अगर वो एजुकेशनल हो जाए तो उसको
सार्वजनिक पटल पे लाया जाए। साहित्यकार इस तरफ क्यों कदम नहीं बढ़ा रहे? एजुकेशनल अगर आप उससे करेंगे शिक्षा में तो कितनी उम्र में करेंगे, कितने बच्चों को ये शिक्षा देनी शुरू करेंगे। आज देखिए माएँ बच्चों को डिस डर से, बेटियों को आपने जीवन का लंबा सफर तय किया है, बैड टच किस और उम्र में कर देना चाहिए? बैड टच और गुड टच सिखाती हैं, हाँ, है नहीं? ओके ओके। वो कितने 3-4 साल की बच्ची को ही सिखाना शुरू कर देती हैं, जिस समय बच्ची को स्कूल भेजती हैं, है ना? तो शिक्षा तो उन्हें दी जा रही है, उन्हें बता रही हैं। तो ये तो अच्छी बात है, बच्चे को जीवन जीना सिखाया जाए। सिखाया जा रहा है ना, लेकिन फिर भी हो रहा है। लेकिन एक चीज़ और है, हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी कमी रही समाज में, जहाँ तक मैं समझती हूँ, हमने जो देखा बचपन से, कोई भी हमारा त्योहार होता है तो माँ कहानियाँ सुनाती थी। जैसे मेरी माँ ने मुझे सुनाई है, मेरी दादी ने मेरी माँ को सुनाई समथिंग, बेटियों को बैठा लिया और सुनाया, बेटे नहीं आते थे उसमें। तो जो समाज की संरचना थी उन कहानियों में, जो पुरुष प्रधान समाज की मान्यता थी, वो बेटी को सिखाई जा रही थी। जैसे राजा रानी की कहानी के माध्यम से, राजा गलती करता है लेकिन गलती रानी ना करके भी उसका अपराध दंड भुगतती है, व्रत करती है, उपवास करती है। हमारी सारी कहानियाँ ऐसी हैं जो उस समय की हैं, और वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो था एक समाज को बताया जा रहा था कि तुम्हें ऐसे रहना है। उसमें कहीं पुरुष नहीं थे, उसमें कहीं बेटे नहीं बैठे थे, कोई कहानी बेटों के लिए नहीं बनी कि तुम्हारी ये बहन है, तुम्हें इसका कैसे सम्मान करना है, ये तुम्हारी बेटी है, तुम्हें इसे ऐसे रखना है जी। एक को तो फ्री छोड़ दिया, आज़ाद छोड़ दिया, बिल्कुल कोई मतलब नहीं, तुम्हें कुछ शिक्षा नहीं देनी, तुम शिक्षित हो खुद। बेटी को ही केवल शिक्षा देनी है कि तुझे ये कितना भी मारे पीटे कुछ भी करे, लेकिन ये तेरा पति है या ये तेरा पिता है, तेरे को तुझे इससे अलग नहीं जाना। पहले किसी औरत की जेब नहीं हुआ करती थी, एक पैसा नहीं होता था उसके पास अपना कि वो खर्च करते कि वो ला सके। पति की कृपा है, उससे कहा ला दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लाया तो कोई बात नहीं। मेले ठेलों में औरतों की भीड़ नहीं होती थी, औरतें जाती नहीं थी, जेंट्स पुरुष जाते थे ज़्यादातर। या छोटे छोटे बच्चों को माँ बाप पिताजी हाथ पकड़ के ले गए तो वो चली गई, कहाँ जाते थे? बचपन की कोई ऐसी प्रथा, ऐसी कुप्रथा जिसको आपने झेला हो, आपने देखा हो, जो आपकी निगाह में उस समय भी गलत थी, आज भी गलत है? कुछ ऐसी परंपराएं? कुछ ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा। ये बताया जाता है कि जब लड़की की शादी होती थी तो उससे खाना बनवाया जाता था और निवस्त्र होकर उसे खाना बनाना पड़ता था। क्या कुछ ऐसी परंपराएं थीं? हाँ, आपने देखा उसे? आपने याद दिलाया मुझे, ये बड़ी देखी हुई घटना है। थी तो बहुत छोटी मैं उस समय, लेकिन महसूस करती थी इस चीज़ को मैं। पहले लड़कियों की शादियां हो जाती थी 12 साल की, 10 साल की, 13-14 साल की, समथिंग जो भी है, तो एक खाना बनता था, रसोई बनती थी जिसमें सिर्फ एक वस्त्र पहन करके ही खाना बनता था। एक साड़ी पहनती थी, साड़ी या धोती से कहना चाहिए, जो बाइल की होती थी, उसी को लपेट करके और चूल्हे में फूंक भी मारनी है, खाना बनाना है। ससुर जो एक बार घर का एक व्यक्ति खाना खाने अंदर आया रसोई में, तो बाहर वो जूते उतार के आता था। आप इससे पवित्रता भी कह सकते हैं, आप इसको ये भी कह सकते थे कि ये बताने के लिए कि यहाँ अंदर कोई है नहीं। अब वो बहू अकेले उसको रोटी बना के खिलाती थी। आप उससे पवित्रता कहेंगी? किसको? जूते उतार के आने को? हाँ। या ये इंडिकेशन कहेंगे कि अभी पहचान कुछ ही समझिए आप जी। नहीं, आप क्या कहेंगी? उसको पवित्रता कहेंगी या एक इंडिकेशन कहेंगी? ये भी हो सकता है, मैं कैसे कह सकती हूँ, ये भी हो सकता है कि जूते पहन के रसोई में नहीं जाना। हम आज भी मानते हैं कि जूते पहन के रसोई में नहीं जाना चाहिए। ओके जी। खाना खाना है हमें तो जूते पहन के रसोई में नहीं जाना। इसके पीछे मंशा क्या रही होगी उस समाज की, और आप इसे क्यों गलत मानती हैं? उस समय तो बताया जाता है कि बड़ा पारंगत समाज रहा, और ये कोई बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, मेरे ख्याल से 50 साल पुरानी बात है, आपके बचपन की बात है।
तो उससे भी पहले हैं, जी। उससे भी पहले हैं। देखिए पहले अगर पहले पीछे हम लौटते हैं बहुत पहले, तो जो मैंने देखा था पहले लोग औरतें साड़ियाँ कम पहनती थी, लहंगे ज़्यादा पहनती थी, हम्म। है नहीं। अलग अलग कमरे सोने के लेटने बैठने के नहीं होते थे, ओके। ठीक है। और औरतें एक जगह सो गई, जेंट्स लोग कहीं एक जगह सो गए। अब वो दुपट्टा लपेट लिया और उसी में सो गई। अब रात में कहाँ क्या हो रहा है तो क्या मालूम किसी को। आप जिस समाज को आज दोष दे रहे हैं ये सारा कुछ तो पहले भी था। आज खुला हुआ, पहले छुपा हुआ था। पहले कोई लड़की शिकायत करने नहीं जाती थी कि मेरे साथ रेप हुआ है, थाने में नहीं जाती थी, घर वाले ही करने वाले होते थे। आज लड़की आप ने परिवार पे आरोप लगा आज रही हैं। लड़की ने इतनी हिम्मत की है कि वो ये बताती है कि मेरे साथ ये गलत हुआ है। मतलब आप पहले कहते हैं गलत कि कहने की हिम्मत नहीं थी। पहले पारिवारिक शोषण था, हाँ, पारिवारिक हाँ, शारीरिक शोषण हुआ करता बिल्कुल था। बिल्कुल, कहने की हिम्मत नहीं थी उसमें। आप पहले जितना साहित्य उठाइए, पढ़िए, कुछ कहानियाँ देखिए जरा उस तरह का कैसा लिखा है लोगों ने। आपके साहित्य में कभी ये दर्द आया? आया होगा, ज़रूर लिखा होगा, बहुत कुछ लिखा होगा। किस किस उपन्यास में या कहानी संग्रह में आपने इस तरह की सत्यता दी है? किस तरह की सत्यता दी है? देखिए एक चीज़ होती है, हम लिखते हैं, उपन्यास लिखें, कहानी लिखें, जो भी लिखें, जो हम समाज में देखते हैं जिससे साथ हम जुड़ जाते हैं। कहानी लिखने के लिए भी हमें जुड़ना पड़ता है। अगर हम इस जगह होते तो क्या करते, जी। तभी हम लिख पाते हैं, हम्म। वरना नहीं लिख सकते। हम्म। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जीवन में आती हैं। हम्म। हाँ, पढ़ने वाला अगर ये कहे कि हाँ ये कहानी, ये रचना मुझे अब बिल्कुल अपनी सी लगी, बहुत प्यारी लगी, बहुत अच्छी लगी, इसका मतलब क्या, उसने भी मन से पढ़ी, उसे लगा कि कहीं मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ। देखिए एक वाक़या सुनाती हूँ। एक कहानी आई मेरी, बनवासनी की पहली कहानी आई। जी। यहाँ एक वो थे सूचना अधिकारी, उस कहानी पर मेरा कमल किशोर गोयनका जी ने भी टिप्पणी लिखी है सबसे पहली किताब के ऊपर, और उसकी समीक्षा हुई थी किताब की डीएवी कॉलेज में जनवादी लेखक संघ के माध्यम से। तो उसकी जो कहानी उन्होंने पढ़ी, किताब उन्होंने मुझसे मंगवाई पढ़ने के लिए। फिर मुझसे पढ़ने के बाद बोले, टेलीफोन का समय नहीं था, मोबाइल भी नहीं थे उस समय, खबर भेजी कि बहन जी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। कहा आप आइए, मिल जाइए, मिलिए, कोई बात नहीं। तो उनका ये कहानी आपने कहाँ से उठाई? मैंने कहा क्यों पूछ रहे हैं? बोले ये तो मेरे जीवन की घटना है पूरी की पूरी। उनका क्या मैं आपको जानती हूँ? ये इत्तेफाक हो जाता है? हो जाता है ऐसा। वो भी बिल्कुल ग्रामीण पृष्ठभूमि से उठाई हुई कहानी थी। पहले बच्चों की शादियां हो गई, लड़का बाहर पढ़ने चला गया, धीरे धीरे पढ़ता वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, लड़की वहीं की वहीं अनपढ़ गंवार रह गई। सोचने लगी मेरा आदमी शहर में रह रहा है, मैं भी शहर जाऊंगी, कल शहर देखूंगी जी। किसी ने उसके लिए नहीं सोचा कि इससे भी इसके काबिल बनाया जाए। यही था, लड़कियों को काबिल नहीं बनने देते थे, बनाते ही नहीं थे, सोचते ही नहीं थे। वो तो शहर में जाके शहरी हो गया, उसने दूसरी शादी कर ली। पहले कहीं ऐसा भी कुछ नहीं था कि तुम दूसरी शादी नहीं कर सकते, चोरी छिपे पता भी नहीं चलता था। बताया जाता है कि जब अंग्रेज भारत में आए थे तब जो शैक्षिक दर थी वो आज से बेहतर थी। आपने वो समय देखा है? आपने आज़ादी का समय भी देखा है? मैंने आज़ादी का समय कहाँ देखा है, मैं तो आज़ादी के बाद हुई हूँ। चलिए वो शुरुआती दौर, चलिए माफ़ कीजिए मैंने आपकी आयु नहीं पूछी, लेकिन चलिए आपने शुरुआती दौर तो देखा है आज़ादी का। पहले ये इस तरह के क्राइम थे, इस तरह की जो एक तरह से शैक्षिक अयोग्यता, इनलिटरेटी, पर्सनैलिटी ज़्यादा थी क्या? बिल्कुल, सारी चीज़ें सब जगह थी। मेरे फादर, मुझे जहाँ तक याद है अच्छी तरह से, थोड़ा सा मैं आज़ादी की बात तो हुई, ये बात तो सत्य है, लेकिन उसके बाद भी क्या था, माहौल कोई ज़्यादा अच्छा नहीं था, वातावरण सही नहीं था। तो मेरे फादर जब दुकान जाते थे बिजनेस अपना काम करने के लिए, तो घर के बाहर ताला लगा जाते थे और ये आदेश होता था माँ को कि मेरे पीछे चूल्हा नहीं जलाना है।
जिसका जो कुछ गर्म करना है, कुछ भी करना है, अभी कर लो बच्चों को। चूल्हा नहीं जलाना है, इसके पीछे पीछे। क्या कारण था? धुआं उठेगा, ये पता लगेगा इसमें कोई रह रहा है, बाहर से ताला बंद कर गए घर का, हाँ। कि घर में कोई नहीं है, घर की सुरक्षा के लिए। उस समय मुझे समझ नहीं थी, तो बाद में मुझे बहुत गुस्सा आता था कि माँ पे विश्वास नहीं करते क्या, ताला क्यों बंद करके जाते हैं, हम सबको क्यों बंद करके जाते हैं। बाद में ऐसे ही सवाल पूछा एक दिन। मेरे पिताजी की एक आदत थी, शाम को दुकान से लौटने के बाद में वो हम लोगों को कहानियाँ सुनाया करते थे। अच्छा। हमारे स्कूल की बातें भी पूछ लेते थे। तो हमने हो सकता है लेखने के बीज भी वहीं से पढ़े हों, कहानियों को सुनते सुनते जी। तो हाँ, ये वह जो भी हमें मुझे चुभता था कहीं, तो मेरा सवाल उनसे होता था, ऐसा क्यों होता है, आप ऐसा क्यों करते हैं। जी। तब उन्होंने बताया ये कि मैं तुम लोगों की सुरक्षा के लिए बंद करके जाता हूँ कि घर में कोई नहीं और है, इसलिए मना करके जाता हूँ कि चूल्हा मत जलाना, कि धुआं धुआं उठेगा। उठेगा तो पता लगेगा कि घर में है। ऐसी कोई व्यवस्था, ऐसी कोई मैं कह सकता हूँ सुरक्षा या बंदिश, आप उसे जो भी कहना चाहें, शादी के बाद भी आपको देखने को मिली? क्योंकि समाज तो एक ही होता है। होता तो शादी के बाद तो नहीं मिली, फिर तो काफ़ी चेंजेस आ गए थे उसके बाद, तो परिवर्तन बहुत तेज़ी से आया और हम अकेले भी सफ़र करने लगे, अनुशहर टू बुलंदशहर टू मेरठ, पढ़ाई के सिलसिले में या एग्ज़ाम देने जाने के लिए। यानी कि जो ससुराल मिली वो थोड़ी फॉरवर्ड थी। सब लोग ऐसे ही थे, ठीक ठाक थी ससुराल, ऐसा बंधन भी नहीं था। बंधन नहीं था। नहीं था। तो वहीं से आपके साहित्य को पंख मिले। लिख तो मैं बहुत पहले से रही थी। अच्छा। मेरे सन 64 में पहली कहानी, उसको मैं पहली कहानी कहूँगी, अग्रवाह नाम की एक पत्रिका निकलती थी दिल्ली से। अच्छा। सबसे पहली कहानी उसी में आई सन 64 में। जी। लिख तो मैं बहुत समय से रही हूँ। साहित्य समाज के लिए कितना ज़रूरी है? साहित्य समाज के लिए अगर ना होता तो लोग क्या करते, क्या पढ़ते, कहाँ से सीखते। साहित्य तो चीज़ ही ऐसी है। बहुत लोगों का जीवन तो इसी में गुजर जाता है, पूरा जीवन पढ़ते लिखते, फिर भी भूख नहीं मिटती कि अभी तो और पढ़ना है और पढ़ना है। तमाम कुरीतियाँ आपने कहा साहित्य में पहले भी थी, देखने को मिलती हैं, शास्त्रों का जिक्र अभी आपने किया। आज अगर हम समाज को देखते हैं तो यहाँ भी कुरीतियाँ हैं। अब से पहले अगर कुछ राइटर्स को देखें जिसमें मिंटो हैं, जिसमें तस्लीमा नरसीम आती अरे आप हैं। झांसी को पढ़ लीजिए, आपको सोचेंगे मैं इसको किसी के सामने पढ़ा नहीं सकता। सेनापति को पढ़ लीजिए आप। सेनापति तो बुलंदशहर के बहुत बड़े साहित्यकार बिल्कुल हुए हैं। बिल्कुल रहे, इससे इसका मतलब क्या है, उन्होंने जो लिखा है वो पढ़िए ना, झांसी को पढ़ के देखिए ना। क्या वही सच्चाई है क्या सच्चाई है? जो जायसी ने लिखी, जो सेनापति ने लिखी? सच्चाई क्या है, वो समाज में वो तो था ही था। वही पुराण साहित्य, मैं उसी को तो रख के सामने कहती हूँ, शायद पुराण साहित्य भी रीतिकाल में लिखे गए। आपका साहित्य भी ऐसा ही है या कुछ परंपराएं आपने तोड़ दी हैं? नहीं, मेरे देखिए, बिना सेक्स के तो साहित्य में चलेगा ही नहीं। पति पत्नी भी आएंगे, माँ बाप भी आएंगे, सारे कुछ आएंगे, कहीं ना कहीं तो आगे हटके गए। हम कहानी को कहीं आगे बढ़ाएंगे, कहीं रिश्तों की बात करेंगे, तो रिश्ते भी तो सेक्स में आते हैं। ये तो सार्वभौमिक सच्चाई है। सच्चाई है ना। इसको हम सेक्स ना कह के सच्चाई कह सकते सच्चाई हैं। क्या है? जीवन इसके बिना नहीं चलता, मानव जाति भी इसके साथ ही चलती है। लेकिन एक चीज़, एक लिमिट होती है। जैसे आजकल हो रहा है, ऐसे जैसे आप वाकई पुराण साहित्य पढ़िए। आपको मैं सच कहती हूँ, शिव पुराण तो आप जरूर पढ़ के देखिए। एक ऐसे संपादक से बात हो गई मेरी, मैंने एक कहानी लिखी थी शिव पुराण के उसमें, मैंने ऐसी छपने भेज दी। उन्होंने कहा ये आपने कहाँ से उठाई है? क्या शिव पुराण से लिए? बोले उसमें तो कहीं वर्णित नहीं है। मैंने कहा आप मुझे 5 मिनट का समय दीजिए। मैंने पेज निकाला, उसकी फ़ोटोकॉपी निकाली, उसे भेज दी। मैंने कहा पढ़िए, और फ्रंट का शिव पुराण का पहला भी पेज की फ़ोटो को निकाल दी। मैंने कहा इसमें से उठाइए और ये देखिए, ये है, इस पर पृष्ठ पे अंकित, आप पढ़िए।
क्योंकि मैं जो भी अगर पुराण साहित्य भी लिख रही हूँ तो अपनी डायरी में नोट जरूर करती हूँ कहाँ किस पुराण से किस पेज से कहाँ से क्या लिया है। घटना क्या थी, घटना आपकी बहुत छोटी सी है 2-3 लाइन की, लेकिन उसको डेवलप करना मेरा अपना काम है। कैसे करती हूँ, उसी काल में ले जाकर उसको डेवलप करती हूँ, जिससे ये ना लगे कि ये घटना आजकल की। आप एक नारी शक्ति हैं, साहित्यकार भी हैं। एक नारी समाज को क्या आप शिक्षा देना चाहेंगी, क्या बयान होगा आपका नारी समाज के लिए? नारी समाज के लिए क्या होगा, ये होगा बोल्ड बनो, हिम्मत रखो, अन्याय के आगे झुको मत। जो तुम कर सकते हो करो, आगे बढ़ो, लेकिन ऐसे भी मत बढ़ो जिसको हम उच्छृंखलता कहें, जिसमें तुम्हें 32 टुकड़ों में 40 टुकड़ों में काट दे सामने वाला। जी। इतना भी किसी के सामने मत गिर जाओ, अपना स्वाभिमान बचा के रखो, ये तो बहुत जरूरी है। जी। आपके समझते हैं मैं ऐसे ही एकदम चल देती हूँ, उठ करके बात कर लेती हूँ या यहाँ तक भी आ गई, ये मेरा स्वाभिमान है, मेरे अंदर का अभिमान है। जी। कि आज मैं कहीं भी जहाँ मेरा मन होता है, जहाँ मुझे बुलावा है, बुलाया जाता है, या कोई मीटिंग है, कुछ भी है, बिना बेझिझक क्यों चली जाती हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को जानती हूँ। साहित्यकारों पे आजकल एक आरोप लगता है कि वो जबरन अपने साहित्य में को इंटरेस्टेड बनाने के लिए वो इस तरह की बातें करते हैं, सेक्स को डेवलप करते हैं या इस तरह के दृश्यों को डेवलप करते हैं। तो बहुत तरह की चीज़ें लिखी जा रही हैं, कैसे कहेंगे हम, तो हम अपने को जानते हैं कि हम खुद क्या लिख रहे हैं। इतने सारा साहित्य है समाज के अंदर, अच्छे साहित्य की पहचान कैसे करें कि ये पढ़ने लायक है, ये पढ़ने लायक नहीं है? ये पहचान तो पढ़ने के बाद होती है। तो तब क्या हमें सबको लगता है पढ़ें? किस चीज़ को हम वाह करते हैं, किस चीज़ के साथ आहा भी करते हैं, किस चीज़ को ऐसे सरका देते हैं, क्या लिखा है वो पास, तो पढ़ने के बाद ही पता चलता है। अमृतलाल नागर ने बहुत अच्छा लिखा। जी। मानस के हंस उनकी बहुत अच्छी किताब आई। सुहाग के नूपुर बहुत अच्छी आई। तो पढ़ने से तो पता लगा, हम नहीं पढ़ते तो हम आपके सामने कह भी नहीं सकते थे कि ये चीज़ बहुत अच्छी लिखी है। शिवानी बहुत अच्छा लिखती रही। देखिए मैंने शिवानी का पूरा साहित्य ही पढ़ा होगा, और आप ताजुब करेंगे। आज पढ़ने की आपको बात बताती हूँ, बहुत छोटी सी घटना। मुझे बहुत शौक था पढ़ने का, कोई भी उपन्यास कैसा भी था ज़रूर पढ़ती थी। चूल्हे पे दाल चढ़ी है और मेरे हाथ में किताब है, जब तक वो दाल बनेगी तब तक मैं किताब पूरी कर लूँगी। पहले कुकर नहीं थे मेरे समय में, इसमें खाना बनता था, कुकर नहीं थे, चूल्हे पे बनता था या अंगीठी पे बनता था। तो 1-1.25 घंटे में आप एक 300 पन्नों की 200 पन्नों की किताब पढ़ देती थी? हाँ, पढ़ लेती थी आराम से। इतनी स्पीड थी पढ़ने की? इतनी लिखने की भी बहुत अच्छी थी स्पीड थी। अच्छा, लिखने की भी काफ़ी थी? लिखने भी बहुत। 3 घंटे के पेपर में हिंदी की में, जब मैंने 20 साल बाद एग्ज़ाम दिया एमए का, पहली कॉपी 48 पेज की, दूसरी कॉपी 24 पेज की, तीसरी कॉपी 16 पेज की और चौथी भी 16 पेज की। ये मुझे लेनी थी। तो एग्जामिनर तो ये सोचता होगा आज किससे पाला पड़ गया? हाँ बिल्कुल, एक सर थे उस समय, सरदार जी थे, कोई नाम तो याद नहीं आ रहा, बड़ी पुरानी बात हो गई। सन 85 में किया मैंने एमए। इत्तेफाक की बात थी, उन दिनों मेरी कहानियाँ आपके अमर उजाला में, दैनिक जागरण में, पंजाब केसरी में, हिंदुस्तान में, नवभारत में छपती थी। 4 कहानियाँ तो प्रति सप्ताह आती थी। 8 दिन में 4 पेपर मेरे हुए, और इत्तेफाक से उन सरदार जी की ड्यूटी लगी। पहले दिन वो नाम देख के बोले, वो मैडम कल आपकी कहानी थी। कहा पहले कुछ बात करूँ, मैंने पहले पेपर दे दूँ, बाद में बात करिएगा वरना मेरा लिखना छूट जाएगा। आप मुझे समय बढ़ा के दे सके तो बात कर लें। देखने में ये आता है कि जो महिला आर्टिस्ट होती हैं, महिला लेखिका होती हैं, उनको लोग प्रोत्साहित कर देते हैं। कहने को तो पुरुष प्रधान समाज है, लेकिन महिलाओं को लोग आगे बढ़ा देते हैं।
तो कहीं ऐसा ही तो नहीं है कि आपके साहित्य को भी प्रमोट किया गया हो, आपके महिला होने के नाते? मुझे तो ऐसा लगा नहीं, मुझे तो जितना पीछे खींचा गया, अच्छा, पीछा खींचे पीछे गया। खींचा गया, वरना मैं कहाँ होती आज, मैं यही सोचती हूँ। अच्छा, आपको पहली बार एहसास कब हुआ कि आप एक साहित्यकार हैं? एहसास कैसे हुआ पता नहीं, ये कैसे बता सकती हूँ। मुझे तब लगा जब मेरी प्रिंसिपल ने मेरी कहानी पढ़ के प्रेयर के बाद, इंटर कॉलेज में थी मैं, इंटर में थी, उन्होंने सबके सामने सुनाई, लगा मैं कुछ हूँ। फिर एक फंक्शन हुआ अनूप शहर DAV डिग्री कॉलेज के लिए, उसमें उन्होंने कहा कुछ कविताएं लिख सुधा, हमें वहाँ पढ़वानी है, तुम अपनी लिखी हुई दिखाओ हमें। उन्होंने मुझे विषय दिया कि इस विषय पे लिख करके लाओ तुम। अभी आप अपने पिताजी की बात कर रही थी कि उन्होंने आपसे बात किया करते थे, आपको समझाते थे, कहानी सुनाते थे, और कहीं ना कहीं आपके जीवन में जो आप आज एक अच्छी साहित्यकार हैं, बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, दुनिया आपको पहचानती है, तो इसमें कहीं ना कहीं उनका एक शिक्षा रही है, ज्ञान रहा है। ऐसे लोग भी होंगे आपके जीवन में जिन्होंने आपको रोकने की कोशिश की होगी, डिस्करेज किया होगा, अरे क्या कर रही है, क्यों कर रही है, क्या लेके बैठ जाती है, ऐसा भी कागज काले करती है। ऐसा भी होता, मत पूछिए। ऐसा होगा तो ज़रूर, बिल्कुल होता है। तो बताइए फिर। नहीं, इस विषय को रहने दीजिए। अरे ये तो आप दर्शकों से और आने वाली पीढ़ी से अन्याय कर रही हैं। इतना बड़ा नाम, और आप ये सच्चाई को स्वीकार, आप छुपा रही हैं इस बात को। पीढ़ियां कैसे जानेंगी कि ऐसा भी होता है? और सुधा गोयल के साथ भी ऐसा हुआ। हाँ, सबके साथ होता है, ऐसा जी। होता है, घर से रोका जाता है। हाँ, तो देखिए, बताइए। जितनी खुशी घर में किसी भी बच्चे के लिए, बहुत छोटी सी बात है, पिता को होगी उसका बच्चा आगे बढ़ रहा है, भाई को होगी उसकी बहन आगे बढ़ रही है ना। उधर ससुराल पक्ष आता है, उसको इतनी अच्छी नहीं लगती। आपको भी झेलना पड़ा? सबको झेलना पड़ता है। क्या कहा गया आपसे? कहा भी कुछ नहीं गया, प्रोत्साहन भी कुछ नहीं था। परिवार इतना बड़ा था, रोटी पानी में सारे दिन लगे रहना, कुछ नहीं करना, वो समय नहीं मिलना, समय ही नहीं देना। एक चीज़ होती है, एक आदमी अपना टाइम समय अपनी तरह से व्यवस्थित करता है कि मुझे ऐसे करना है, ऐसे करना है। जी। ऐसा हुआ था। लेकिन पता नहीं कहाँ से इतनी अंदर से इच्छा थी कि समय निकाल ही लेती थी कहीं ना कहीं कि हाँ कुछ लिखना है, कुछ मन में आया लिखा डायरी में और रख दिया उठा करके। और ये सोचती थी इस समय 5 मिनट का समय मिला है तो 5 मिनट में मैं अपना लिख लूँ जो मैं फील कर रही हूँ। कभी जीवन में ऐसा ऑफ़र मिला कि भाई आप एक अच्छा उपन्यास लिखती हैं, आप अच्छी कहानी लिखती हैं, तो आइए आप फिल्म में ट्राई कीजिए? अरे भाभी तो बोला था मैंने आपको पिछली बार कि मेरी 3 किताबें स्वीकृत हुई थी, पटाक्षे वाला और एक कौन सी थी, मृण्मयी। अच्छा। मुझे एडवांस भी दिया गया था और सारी स्थिति क्लियर हो गई थी कि इसके डायलॉग भी लिखने हैं और कितना पर एपिसोड मिलेगा क्या था, सारा कुछ वो फॉर्म वगैरह सब भर गए थे। तो क्या सीरियल बनना था? सीरियल बन रहा था। अच्छा। ये भी बड़ी पुरानी बातें हो गई। बातें तो मेरा तो बड़ा पुरानी होती गोल्डन हैं। समय था, 2000 का मेरा बहुत गोल्डन समय था। अभी भी सिल्वर कहाँ है, अभी तो और डायमंड बन गई हैं आप। नहीं, वो गोल्डन पीरियड था मेरा 2000 का, 2005 तक का बहुत गोल्डन पीरियड था। राजनी कुमारी वाजपेयी ने सबसे पहली किताब का विमोचन किया था। एक शख्सियत थी दिल्ली। बहुत सारे साहित्यकार ऐसे होते हैं जिनको दरबारी कवि कहा जाता है, दरबारी साहित्यकार कहा जाता है, और उन लोगों को एकेडमी पुरस्कार बहुत सारे मिलते हैं। उनकी जो रचनाएं हैं वो सिलेबस में बच्चों को पढ़ाई जाती हैं। तो ऐसा आपके साथ भी हुआ है या ये सौभाग्य नहीं मिला अभी आपको? नहीं मिला, मैंने कोई प्रयास ही नहीं किया। इसके लिए प्रयास करना पड़ता है। बिना प्रयास के कौन पूछेगा। मुझे किसी की चमचागिरी करनी नहीं आती, खुशामद करनी नहीं आती। देखिए बहुत सीधी सी बात है। आपके साहित्य में इतनी जान नहीं है क्या? यही तो बात है, मेरे साथ यही था और आज भी है।
मैंने लिखा है, अगर तुम्हें छापना है छापो, इस लायक है, नहीं छापना मत छापो, मैं खुशामद नहीं करूँगी। इसके दो कारण हैं, या तो आपके साहित्य में इतनी जान नहीं है, या ये बात सही है कि आपने अप्रोच नहीं किया। नहीं, मैं अप्रोच नहीं करती ऐसा भी। देखिए, मैंने कहा अप्रोच का मतलब खुशामद भी होता है कहीं। आज जो बच्चों को सिलेबस में पढ़ाया जा रहा है, आप उससे सहमत हैं? सहमत हूँ या नहीं, जी। ये सारी बातें मेरे सामने उस समय आई जब मैं एज ए प्रिंसिपल थी। बहुत सारी गलतियाँ थी, बहुत सारी कमियाँ थी। जो मैनेजमेंट होता है किताबें स्वीकार कर लेता है, उसको जितना कमीशन मिल जाता है उसके ऊपर वो ये नहीं देते किताब बच्चों के लायक है या नहीं। इस बात पे मेरा बहुत ज़बरदस्त ऑब्जेक्शन रहा, ये किताब आपने पसंद कैसे कर ली और कैसे लगा दी स्कूल में, इसमें सारा कुछ गलत लिखा है। आज आप एक ऐसा ख्याति होता है। प्राप्त लेखिका हैं, समाज आपको स्वीकार कर चुका है, अनेक सम्मान आपको मिले हैं, भले ही आपको पद्मश्री ना मिला हो, भले ही भारत रत्न की श्रृंखला में आप ना हो, लेकिन फिर भी जन सामान्य के बहुत सारे मंचों से, जैसा हमें पता लगा है, आपको स्वीकारा गया है। आप आज सिलेबस में किस चीज़ की कमी महसूस करती हैं, और अगर आपको देश का मानव संसाधन मंत्रालय सौंपा जाए तो सिलेबस में क्या सुधार करना चाहेंगी? कौन से सिलेबस में? जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, आप उससे सहमत हैं? जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, जैसा अभी आपने कहा, देखिए, ये भी पुरानी तो बात, सुधार क्या होना चाहिए? ये भी पुरानी बात हो गई। अभी फ़िलहाल तो मैं बच्चों के टच में नहीं हूँ कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, कैसी किताबें हैं उनकी, क्या हैं। वैसे क्या होना चाहिए, बच्चों को कैसी शिक्षा दी जानी चाहिए? क्या आपके कुछ उपन्यास बच्चों के सिलेबस में लगाए जाएं? मैं नहीं कह सकती है ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। नहीं, हो तो सकता है। क्या आप ऐसा मानती हैं कि आपने जो उन किताबों में दिया है वो बच्चों को पढ़ना ज़रूरी है, पीढ़ियों को पढ़ना ज़रूरी है? पढ़ना तो चाहिए। पढ़ना चाहिए। आज आप मैंने अपना किस रूप में परिचय देना चाहेंगी? एक उपन्यासकार, एक कहानीकार, या एक कवि, एक कवित्री के रूप में? क्योंकि आपने तो हर क्षेत्र में काम किया है। मैंने एक नाटक नहीं लिखा, बाकी सब लिखा है। उपन्यास एक तरह का नाटक ही है। नहीं, नाटक में फिर भी थोड़ा फ़र्क होता है। उसको आप स्क्रिप्ट के तौर पे लिखती हैं, हाँ। संवाद लिखती हैं, उसकी संवाद पटकथा लिखती हैं। संवाद तो कहानी में भी आते हैं, उपन्यास में भी आते हैं, लेकिन नाटक में थोड़ा वातावरण भी उसका देना पड़ता है ना, वो चीज़ होती है। नाटक नहीं लिखे हैं मैंने। आप अपना पहचान एक कवित्री के रूप में देंगी, उपन्यासकार के रूप में? मुझे नहीं पता है, जैसा समाज स्वीकार करेगा, जो समाज पहचान देगा वही स्वीकार है। वेरी गुड। मैंने ये सोच के ही नहीं लिखा। मैं ये भी नहीं जानती थी किताब कैसे लिखते हैं, कैसे छपती है, क्या होता है। चलिए, आज आपको ये घटना भी बता दें हम। पहली मुलाकात हमारी गाजियाबाद एक कार्यक्रम में भीष्म साहनी जी से हुई। जी, बड़ा नाम है देश का भीष्म साहनी जी से, और हमने उन्हें निमंत्रित किया अपने जनवादी संगठन में आने के लिए। वो हमारा कार्यक्रम था। अच्छा, ये काम भी किया है आपने, जनवादी संगठन बनाया? मैंने नहीं बनाया, बना हुआ था। ऊपर से मैं उसकी वाइस प्रेसिडेंट थी डिस्ट्रिक्ट की। अच्छा अच्छा। कार्यक्रम में बात चली, थोड़ी देर उनसे बातचीत हुई भीष्म साहनी जी से। तो बोले, बेटा क्या लिख रहे हो तुम? कहा, ऐसी कहानी लिख रहे हैं। तो बोले, पहले सबसे पहले कोशिश करो कि तुम्हारा एक संग्रह आए। अगर तुमने इसमें प्रतिष्ठित होना है साहित्य में, तो पहले किताब की तरफ फोकस करो। किताब तब तक नहीं आई थी, छप बहुत रही थी। मेरी सप्ताह में 4 कहानियाँ तो उस समय छपती थी, ये बात पक्की थी, तय थी। और मेरे ख्याल में सब लोग ज़्यादातर जानते थे सुधा गोयल के बिना अखबार नहीं है, संडे की मैगजीन नहीं है, क्या बात है। और ये उनकी कृपा रही, आशीर्वाद रहा कि पहली बारी किताब घर वालों से बात की, और एक बार में ही उन्होंने मुझे बुला लिया कि आप आ जाइए अपनी पांडुलिपि लेकर के। जी।
और पोस्ट कार्ड से ही पहले बात होती थी, पहले कोई साधन नहीं था। ये सन 82 की बात है। जी। और उन्होंने हमारी पांडुलिपि देखी, पलटी, लाला जी थे, डेथ हो गई उनकी काफ़ी बार। पलट के बोले, बेटा हमने तुम्हें किताब से तुम्हारी हम छाप देंगे। उन्होंने बताया कि हमारे 3 स्लेब हैं, नए लेखक को हम 5% रॉयल्टी देते हैं, जो थोड़ा आगे होता है तो 7.5%, और फिर हमारी 10% होती है। अभी हम आपको 5 ही देंगे। जी। पहले तो हमें ये खुशी हुई कि हमें कुछ देना ही नहीं पड़ रहा, और जी। किताब, वो भी किताब घर से हमारी निकलने जा रही है। जी। उस पहली किताब पर ही हमारी वहाँ बॉम्बे से ना वो ऑडियो कैसेट बनी ब्लाइंड एसोसिएशन के लिए। जो नए साहित्यकार बनना चाहें या साहित्यकार बनने के फिराक में हैं, कोशिश में हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, लिखने की कोशिश कर रहे हैं, उन युवकों के लिए, उन युवतियों के लिए आपका क्या संदेश? नहीं, साहित्यकार कैसे बनेंगे? लिखें तो सही, लिखते तो रहें। हमें हमारी एक किताब छप जाए या हमारी 50 कहानी छप जाए या 30 कहानी छप जाए तो हम साहित्यकार हो गए ना। अपने को कब होता है साहित्यकार? अपने आप को मांझे ना, अपने आप को खोले ना, अपने आप से पकड़े ना उस समाज को कि यहाँ कहाँ क्या हो रहा है, कैसे लिखें। अब फिलहाल कुछ कहानियाँ पढ़ी है मेरी, आपको लगेगा कितनी टची कहानी है, कैसे लिखती है ये, जी। पहुँची अंदर तक। एक बच्चा, एक कहानी है, नाना तुम्हें पापा कहूँ। जी। नाना तुम्हें पापा कहूँ। जी। मैं उस घर में रहती थी किराए पे, साठा में। उनकी बेटी का दामाद से डाइवोर्स हो गया था, बच्चा छोटा था 3 साल का। स्कूल से आता है, बस्ता फेंकता है और नाना के गले में बाहें डाल के कहता है, नाना तुम्हें पापा कहूँ। क्या बात? इतनी सी बात थी सिर्फ। घर के सब हंस पड़े, कहने लगे क्या कह रहा है, बेवकूफ़ है, पागल है बच्चा, हंस क्या है। उसने मुझे पूरी कहानी नहीं, उपन्यास दिया बेशक। कि उस बच्चे ने ये शब्द क्यों कहे, नाना तुम्हें पापा कहूँ। उससे पापा की ज़रूरत है, वो स्कूल में क्या सीखता है, क्या सुनता है, उसके दोस्त क्या क्या कहते हैं अपने पापा की, क्या क्या बात बताते हैं, उसे तो कोई बताने वाला ही नहीं है। कहानी तो हम ऐसे पकड़ेंगे ना, हम ये देखेंगे ना कि उसके जीवन में घुस करके कि कहाँ कहानी है। पहले हर समाज के, संप्रदाय के, हलकों के, गांवों के अपने अपने नियम कानून होते थे। आज हमारा जो देश है, भारत है, वो संविधान से और कानून से चलता है। लेकिन राइटर कभी मैंने नहीं देखा कि कानून और संविधान के बारे में छेड़छाड़ करते हों या जो उसकी कुरीति हैं उसको दर्शाते हों। नहीं, कुरीतियाँ हैं तो सामने आती भी हैं लेखन में, ऐसी बात नहीं है। कहीं कुछ गलत हो रहा है तो निश्चित रूप से आएगा। कानून और संविधान घर से निकलते ही इंसान के साथ हो जाते हैं, बल्कि घर में भी हो जाते हैं। क्या इसकी जानकारी, क्या इसकी जो संज्ञानता है इस वो विषय समाज में नहीं होनी हाँ, चाहिए? एक बात इस विषय में बताऊंगी। मैं जब लिखती थी, कहीं कानून की बात आती थी, कानूनी लड़ाई चल रही है, मुझे कानून का उतना ज्ञान नहीं था। मेरे भाई वकील थे यहाँ, राम कुमार अग्रवाल जी, मैं उनके पास आती थी, फ़ोन की सुविधा नहीं थी, ना उनके पास थी ना मेरे पास थी। मैं अपनी गलतियाँ निकाल करके, सवाल जो थे लिख करके लाती थी कागज़ पे और पूछती थी। मैंने उनसे पूछा, भैया कोर्ट में आप बताइए, क्या जज बच्चे से पूछता है तुम किसके साथ रहोगे? 8-9 साल का बच्चा है, डाइवोर्स का केस चल रहा है, तो क्या अपनी इच्छा से ही जज ऑर्डर दे देता है कि तुम्हें माँ के साथ रहना है या तुम्हें बाप के साथ रहना है? ये बच्चे से पूछा जाता है। अगर मैं अपनी मर्जी से लिखूंगी तो मुझसे कोई सवाल पूछ सकता है? जब मुझे ज्ञान ही नहीं है तो मैं गलत ही उत्तर दूंगी ना। उन्होंने कहा हाँ, जज पूछता है ये। ऐसी बहुत सारी कानून की बातें होती हैं जो हमें जान करके ही लिखनी पड़ती है। या तो कानून की किताब पढ़े, हमारे पास हो, है मेरे पास किताबें, कुछ पढ़ा मैंने उसको। कोई और संदेश जो देश को आप देना चाहती हैं? चूँकि आपका जो ये इंटरव्यू है, ये एक दस्तावेज़ तैयार हो रहा है। चूँकि इसमें, इस इंटरव्यू में मैं कुछ नहीं हूँ, जो कुछ जानना है वो आपसे जानना है, जो कुछ कहा है वो आपने कहा है।
कोई संदेश इस समाज को देना चाहती हूँ, इस हाँ, समाज से कुछ कहना चाहती हूँ? मैं कहना चाहूँगी, ठीक है, लड़कियों ने या स्त्रियों ने बहुत सारा पराधीनता झेली, बहुत समय तक झेली। उससे उन्होंने लड़ाई खुद को अपने को साबित करने के लिए, ये नहीं कि हम उशंकर हो जाएं, अपनी अस्मिता का सौदा कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम ये नहीं सोचे कि ये पुरुष है, ये ऐसे पहनता है, ये ऐसे खाता है, ये ऐसे रहता है, हम इसकी नकल करें। नहीं, हम स्त्री की तरह से रहें, ऐसे रहें कि जैसे हमें रहना चाहिए। ये भी नहीं कि हम घूंघट लगा करके ही रहें, पर्दा करके ही रहें, लेकिन ऐसे भी नहीं कि नग्न हो जाएं। ऐसे रहें कि ठीक रहें, लगे कि हम भी तो समाज के साथ आगे बढ़ रहे हैं, समाज को आगे बढ़ाना है। माँ की ड्यूटी ज़्यादा होती है बच्चे को आगे बढ़ाने की, सिखाने की। माँ के पास ज़्यादा समय गुजारता है बच्चा पिता की जगह। लेकिन अब तो बच्चे क्रैश में जाके रहने लगे, माँ भी नौकरी कर रही है, पिता भी नौकरी कर रहा है, तो बच्चे तो बेचारे कहीं भी नहीं हैं। ये भी समाज में गलत हो रहा है। आपने जो मुझे बताया 9 उपन्यास आपने लिखे, सबसे अच्छा उपन्यास जिसको समाज ने ज़्यादा स्वीकारा हो? मेरा मृण्मयी उपन्यास बहुत पसंद किया गया। कौन सा? मृण्मयी, ये गाथा है। मेरे हस्बैंड वहाँ रहते थे रुद्रप्रयाग में, वहाँ से हम वो केदारनाथ गए। केदारनाथ की जो यात्रा थी, इत्तेफाक से बारिश और आंधी तूफान शुरू हो गए। वो जो 2 घंटे की हमारी यात्रा थी, वो यात्रा उस मृण्मयी में। जी। कहानी संग्रह की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा कामयाब कौन सा रहा? 17+ की महिलाएं बहुत पसंद कर रहे हैं लोग। आपने नहीं पढ़ा है, जी। आप भी पढ़िएगा। काव्य संग्रह 3 दिए थे आपने। हम्म, सबसे अच्छी कविता जो आज भी आप गुनगुनाती हैं, कभी यक बयक याद आ जाती हैं, वो नहीं, लाइनें आप, कविता याद नहीं रहती मुझे। जो भी याद आ रहा है? शायद ही कभी याद आती हैं, ऐसे याद नहीं रहती कविताएं। ये मेरी कमी है। अच्छा, फिर भी पसंद तो होगी कोई? हाँ, होती हैं, ऐसे बहुत सारी होती हैं कविताएं। जरा बोलिए उसकी लाइन। भूलूँ, याद तो नहीं होगी। पूरी याद पढ़नी नहीं है, कोई पड़ेगी। बात नहीं, 2-4 लाइन अगर याद है। अरे 2-4 भी तो याद आए हैं, पंक्तियाँ बोलनी देखनी पड़ेंगी, चलिए, कविता नहीं सुना पाऊंगी ऐसे में। आपने हमको समय दिया, कुछ और आप संदेश देना चाहती हैं, कहना चाहती हैं, तो स्वागत है आपका। क्या कहें, सारी समाज की सारी सब बातें हो रही हैं। बस यही है, बस कुछ नहीं कहना। और नारी समाज में अपनी अस्मिता को बचा के रखे, अपने स्वाभिमान को बचा के रखे। बहुत अच्छी बात है, आज वो अपने पैरों पर खड़ी है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती। वरना 1 पैसे के लिए भी इसे देखना पड़ता था कि हाँ ये देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो भी ठीक है। हमें मालूम है, जब हम छोटे थे नुमाइश देखने आया करते थे, तो हमारे फादर हमें नुमाइश में छोड़ करके सबको, और गुम्बद है वहाँ बैठ जाते थे। कहते तुम लोग सब देख लो और पसंद कर लो, जो तुम्हें पसंद हो बता देना, बाद में दिला दूँगा। आधा घंटे में नुमाइश घूम घाम के हम कहते घूम लिया हमने, अब चलो दिलाने, तो वो हमें वापस ले आते थे, दिलाते नहीं थे। माँ की भी जेब नहीं थी उस समय। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी बचपन की जो बहुत प्रभावित करती हैं, और मैं सोचती हूँ कि बहुत सारे लोगों को प्रभावित किया होगा। जी। हमें खर्च की ज़रूरत है, हमारी इच्छा है, या हमें लग रहा है कि यहाँ हमें करना चाहिए, तो वहाँ उनके लिए नहीं था। ये बड़ी कष्टदायक स्थिति थी। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमको समय दिया। ये थी डॉक्टर सुधा गोयल, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज इन्होंने बड़ी बेबाकी से बहुत सारे सवालों का जवाब दिया। क्यों पापा मना करके जाते थे कि आग मत जलाना? क्या मैं नाना मैं तुमको आप पापा कह सकता हूँ?
कुछ ऐसे मर्मस्पर्शी डायलॉग जो आज इस वार्ता में हुए। डॉक्टर सुधा गोयल से आपको ये भेंट वार्ता कैसी लगी, इसके बारे में अपने विचार सुझाव ज़रूर दीजिए। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि साहित्यकार समाज का निर्माता होता है और साहित्य समाज का दर्पण। वर्ल्ड हेडलाइन पर ये कार्यक्रम हम यहीं संपन्न करते हैं। आपके कमेंट्स, आपकी बातों का इंतज़ार रहेगा। साथ ही इस कार्यक्रम को और हमारे चैनल को हो सके तो आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार आपको। थैंक यू।